Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 8th lecture in the lecture series of Geomorphology, in which we are going to continue the topic of the atmosphere, in which we will be talking about the different layers of the atmosphere, troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere in much detail. But before starting the lecture, I want to ask you some questions. Guys, is the origin of the atmosphere exogenous or the endogenous? What are the different components of the atmosphere? What is thermal inversion and the diurnal temperature? If you don't know the answer of these questions, then please refer to my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubts and you want PDF of my lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is the Education at Your Doorstep. Let's start the lecture with the first definition, that of diurnal temperature. We have already discussed about diurnal temperature, but let's revise it again. It is basically the difference in the temperature of the day and the night of a particular region. मतलब जहाँ पर भी आप रह रहे हो वहाँ के दिन और रात के टेम्परेचर में जो भी डिफरेंस होगा उसे बोला जाता है डायurnal टेम्परेचर. गाइस, आखिर ये डायurnal टेम्परेचर होता क्यों है? क्योंकि जो भी रेडिएशन सन से आती हैं, द सोलर रेडिएशंस आर हाईली एनर्जेटिक and as energy is inversely proportional to the wavelength, so that radiations will be known as short waves. तो हम उन radiations को बोलने वाले हैं short waves. And our atmosphere is transparent to those waves. इसका मतलब वो easily जो short waves हैं वो हमारे अर्थ पर आ सकती हैं क्योंकि हमारा atmosphere उन्हें खुद से penetrate होने देगा. But दिन में क्या होगा, ये सन के रेडिएशंस हमारा अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा एंड रात में जब सन ओवरहेड नहीं होगा तो हमारा अर्थ हीट सोर्स बन जाएगा एंड वो एमिट करने वाला है ये रेडिएशंस जो उसने दिन में की थी एब्जॉर्ब. अभी इनकी एनर्जी ऑब्वियसली कम हो जाएगी क्योंकि अगर हम लोग कुछ एब्जॉर्ब करके उसे दोबारा रिलीज करें तो उसमें से कुछ अमाउंट वेस्ट हो जाएगी. एज अ रिजल्ट इनकी एनर्जी कम हो जाएगी एंड ये बन जाएंगी लॉन्ग वेव्स क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. एंड हमारा एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये इन लॉन्ग वेव्स को पेनिट्रेट नहीं करने देगा खुद से एंड एज अ रिजल्ट दीज आर गोइंग टू गेट कैप्चर्ड बाय आवर एटमॉस्फेयर एंड एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस. गाइज, लेट्स इमेजिन अगर हमारा एटमॉस्फेयर इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब ना करे तो बेसिकली क्या होगा. तो ये रेडिएशंस एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएंगी, हमारे अर्थ से बाहर निकल जाएंगी एंड जो हमारी रात है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी. एंड ये ऐसा नहीं होता एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसेस के कारण इन रेडिएशंस को कर रहा है कैप्चर. एंड दिस इज बिकॉज देयर इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डे एंड द नाइट इन अ पर्टिकुलर रीजन. गाइज, यू हैव टू टेल मी क्यों मून एंड मरकरी पर डायurnal टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्यों वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है. यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Now coming to the temperature, as we all know that the latitude at which the sun rays are falling vertically will experience high temperature. मतलब जिस लैटिट्यूड पर सन की रेडिएशंस डायरेक्टली फॉल करेंगी, वर्टिकली फॉल करेंगी, वहां पर टेम्परेचर होगा ज्यादा एंड उस लैटिट्यूड को हम बोलने वाले हैं थर्मल इक्वेटर. गाइस, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना शुरू करेंगे टेम्परेचर हो जाता है डिक्रीज एंड ऑल्सो जिस लैटिट्यूड पर सन की रेज वर्टिकली फॉल करेंगी उनको बोला जाता है थर्मल इक्वेटर. गाइस, एक साल में 4 कंडीशंस होती हैं. 2 बार ऐसा होता है कि सन की रेडिएशंस डायरेक्टली 0 डिग्री लैटिट्यूड दैट इज हमारे इक्वेटर पर फॉल करती हैं एंड हमारा इक्वेटर ही बन जाता है थर्मल इक्वेटर. एंड उस दिन बेसिकली क्या होता है, लेंथ ऑफ द डे बिकम्स इक्वल टू द लेंथ ऑफ द नाइट एंड दैट इज नोन एज द इक्विनॉक्स. ये बेसिकली एक बार स्प्रिंग सीजन में होता है एंड एक बार ऑटम सीजन में. गाइस, जो इक्विनॉक्स है और सोल्स्टिस है वो बेसिकली हम लोग लेते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो बेसिकली एक तो 21 मार्च को हमारा होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड 23 सितंबर को होता है ऑटम इक्विनॉक्स. नाउ कमिंग टू द सोल्स्टिस. गाइस, जब हमारी सन की रेडिएशंस डायरेक्टली 23.5 डिग्री नॉर्थ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकली फॉल करेंगी तो उसे बोला जाएगा थर्मल इक्वेटर एंड उस दिन होगा हमारा समर सोल्स्टिस.
ये होता है 21 जून को, जिस दिन हमारा दिन सबसे लंबा होता है एंड रात सबसे छोटी होती है। 21 जून के दिन हमारा दिन सबसे लंबा होता है एंड रात सबसे छोटी। अभी अगर इसका ऑपोजिट केस लें, जब सन की रेडिएशंस 23.5 डिग्री साउथ दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ेंगी तो उसे बोला जाता है विंटर सॉल्स्टिटाइस। ऑन दैट डे बेसिकली द लेंथ ऑफ द नाइट विल बी द लॉन्गेस्ट, मतलब उस दिन की रात सबसे लंबी होगी एंड दिन बहुत छोटा होगा। ये बेसिकली होता है 22 दिसंबर को। तो हमने इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ा, सॉल्स्टिटाइस के बारे में पढ़ा एंड पढ़ा हमने थर्मल इक्वेटर के बारे में। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर पैटर्न हम लोग एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर इज बेसिकली द लेयर जिसमें विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था एंड स्ट्रेटोस्फेयर में थर्मल इन्वर्जन हो रहा था। मीजोस्फेयर में दोबारा से हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था एंड थर्मोस्फेयर में भी था हमारा थर्मल इन्वर्जन। इस थर्मल इन्वर्जन एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर की रीजन डिफरेंट है एंड हम इन चारों लेयर्स को बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर में। सो गाइस, प्लीज लाइक माय वीडियो। सो फर्स्ट लेयर इज द ट्रोपोस्फेयर, जो बेसिकली होती है 0 to 14.5 किलोमीटर्स। इसका मतलब जस्ट जहां पे हमारा अर्थ सरफेस है वहां से ये लेयर स्टार्ट हो जाती है एंड ये है हमारी लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। गाइज, इसे फ्रिक्शनल लेयर भी बोला जाता है क्योंकि इस लेयर में सारे के सारे माउंटेन्स, ट्रीज, टॉल बिल्डिंग्स सब कुछ आ जाता है। तो क्या होता है, ये बेसिकली यूनिफॉर्मली हमारी जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, वो आराम से मूव नहीं कर पाती क्योंकि बीच में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रैकल आ जाता है। इसलिए इस लेयर को बोला जाता है फ्रिक्शन लेयर। एंड गाइज, ये सबसे नीचे लेयर है एंड ऑब्वियसली हमारे वाटर वेपर्स थोड़े हैवी होते हैं तो वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाते। तो बेसिकली क्या होता है कि इस ट्रोपोस्फेयर में ही ये वाटर वेपर्स क्लाउड बन जाते हैं एंड क्लाउड से होती है प्रेसिपिटेशन। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो भी क्लाइमेटिक फिनोमिनन्स हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। इवन गाइज, अगर लो प्रेशर बेल्ट एंड हाई प्रेशर बेल्ट की बात करें तो वो भी ट्रोपोस्फेयर में ही बनती हैं। इसलिए सारे के सारे क्लाइमेटिक फिनोमिना यहाँ पर ही होते हैं। गाइज, हम लोग बेसिकली ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वेट है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम होती है अर्थ के सरफेस पर एंड इट बेसिकली डिक्रीजेज एज वी गो अप और डाउन द अर्थ सरफेस। तो बेसिकली ऑब्वियसली जो हैवी पार्टिकल्स होंगे एटमॉस्फेयर के वो अर्थ का सरफेस अपने पास रखने की कोशिश करेगा, इसलिए ये लेयर सबसे ज्यादा हैवी लेयर है। एंड गाइज, इस लेयर में बेसिकली क्या होता है, विद हाइट टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ट्रोपोस्फेयर में इतनी ज्यादा टर्बिडिटी क्यों होती है। गाइज, क्या होता है, जो हमारी लैंड होती है वो बेसिकली बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो जब सन की रेडिएशन हमारे अर्थ पर पड़ती है वो गर्म होती है तो अर्थ के सरफेस के ऊपर वाली हवा भी गर्म हो जाती है। जैसे और हमें पता है कि जो गर्म हवा होती है वो कंपैरेटिवली लाइट होती है एंड वो ऊपर उठती है क्योंकि ऊपर है हमारी कोल्ड विंड, तो वो नीचे आती है इस स्पेस को फिल करने के लिए एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर टर्बिडिटी हो जाती है। गाइज, आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग पानी मिक्स करने की कोशिश करते हैं गर्म और ठंडा, तो हम लोग पहले गर्म पानी डालते हैं एंड देन ठंडा पानी। अगर हम लोग पहले ठंडा पानी डाल दें एंड ऊपर गर्म पानी डालें तो वो मिक्स नहीं हो पाता, लेकिन अगर हम लोग नीचे गर्म पानी डालते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर आता है एंड मिक्स हो जाता है। तो यही फिनोमिना होता है हमारे ट्रोपोस्फेयर में, जिसकी वजह से टर्बिडिटी हो जाती है इंक्रीज। गाइज, अभी ये चीज थी कि विद हाइट क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्योंकि आपको पता चल ही रहा है कि हमारे ट्रोपोस्फेयर के लिए हीट सोर्स है हमारी अर्थ एंड जैसे जैसे हम लोग किसी भी हीट सोर्स से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज ही होता है। अगर आप बॉइलिंग वाटर के पास अपना हाथ रखेंगे तो आपको बहुत गर्म फील होगा, लेकिन अगर आप 1 मीटर ऊपर हाथ रखेंगे तो कंपैरेटिवली ठंडा होगा। गाइस, सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट होती हैं क्योंकि वो थोड़ी सी हैवी होती हैं। तो अब बेसिकली इन ग्रीन हाउस गैसेज का यूज क्या होता है। गाइस, ग्रीन हाउस गैसेज कुछ ऐसी गैसेज हैं जिनसे हमारा अर्थ गर्म होता जा रहा है एंड जिसकी वजह से हो रही है ग्लोबल वार्मिंग एंड एज अ रिजल्ट क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली ये है क्या,
सन से आने वाली रेडिएशंस एटमॉस्फेयर से पास ऑन हो जाती हैं क्योंकि वो है शॉर्ट वेव्स, लेकिन जो हमारी अर्थ एमिट करती है वो नहीं हो पाती पास क्योंकि वो होती है लॉन्ग वेव्स, एंड ये होती है कैप्चर। और ये कैप्चर करने का सबसे बड़ा रीजन है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। अदरवाइज अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो डायurnal टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइज बेसिकली ये टेक्निक यूज कहाँ की जाती है? फॉर एग्जाम्पल द हाई लैटिट्यूड एरियाज, जहां पर सन की रेज बहुत ज्यादा हाई एंगल पर आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एट द पोल्स, वहां पर टेम्परेचर इतना कम होता है, वो हमेशा स्नो कवर्ड रहते हैं, इसलिए वहां पर हमारी वेजिटेशन अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। लेकिन अभी जो वहां पर टेक्निक यूज की जाती है वो है बेसिकली ग्लास हाउसेज। हम लोग वहां पर ग्लास हाउसेस बना देते हैं जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये ग्लास हाउस सन रेडिएशंस को अंदर आने देता है, लेकिन हमारी जो ग्लास वॉल्स है वो इन रेडिएशंस को कैप्चर कर लेती हैं। एज अ रिजल्ट हमारे प्लांट के पास टेम्परेचर अच्छा हो जाता है सो दैट दे कैन ग्रो। एंड ऑल्सो जब सन रेज वहां पर ट्रैप हो गई तो उन सन रेज का यूज करके हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा एंड एज अ प्रोड्यूसर अच्छे से काम भी कर पाएगा। अभी हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग अपनी कार को धूप में पार्क कर दे एंड कुछ टाइम बाद कार में एंटर करें, देन यू विल फील दैट द टेम्परेचर इनसाइड द कार विल बी मच मोर देन आउटसाइड। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सनरेज हमारी ग्लास विंडो से अंदर हो जाएंगी एब्जॉर्ब। अंदर पेनिट्रेट होने के कारण वहां पर वो अंदर वाली चीजों में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, एंड जब वो चीजें लाइक सीट वगैरह हमारी वो एमिट करेगी तो वो ग्लास विंडोज उन्हें पास नहीं करने देंगी क्योंकि वो होंगी हमारी लॉन्ग वेव्स। एज अ रिजल्ट हमारी कार के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। सो गाइज हमने ऑलरेडी ये चीज़ देख ली है कि वाटर वेपर्स थोड़े हैवी होते हैं, इसलिए वो ऑलमोस्ट हमारी ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट होते हैं एंड वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते। नाउ कमिंग टू द ओजोन लेयर, गाइज हमने पढ़ा है कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन गाइज एक्चुअली क्या होता है ये ट्रोपोस्फेयर में भी प्रेजेंट होती है एंड इसको मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट में। गाइज हम लोग इस जो ओजोन है इसको बैड ओजोन बोलते हैं क्योंकि ये एज अ ग्रीन हाउस गैस काम करती है। ये यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि ये ग्रीन हाउस गैस का काम करके हमारे अर्थ को और गर्म करती है। गाइज हमने पढ़ा है कि विद इंक्रीज इन हाइट हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ट्रोपोस्फेयर में, तो ऑब्वियसली जहां पर ट्रोपोस्फेयर खत्म होगा वहां पर मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा, एंड जहां पर भी कोई चीज खत्म हो तो उसको नाम दे सकते हैं पॉज। तो इसका मतलब ट्रोपोपॉज पर क्या होगा? टेम्परेचर मिनिमम। गाइज हमने हेलीपॉज के बारे में पढ़ा था एंड यू हैव टू टेल मी क्या डिस्टेंस है सन और हेलीपॉज में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट हमने पढ़ा कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, एंड जितना टेम्परेचर डिक्रीज हो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है नॉर्मल लैप्स रेट, which is basically the decrease in temperature with height in the troposphere, and ये basically होता है 6.5 डिग्री पर किलोमीटर। इसका मतलब अगर हम लोग अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो नियरली 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो गाइज ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। अभी हमें ये भी पता है कि ट्रोपोस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, तो गाइज ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर जगह पर ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन सेम हो, क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह की एमिशन बहुत ज़्यादा होगी। एंड हमें ये भी पता है कि जो लिक्विड है और गैसेस है वो बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की तरफ जाती हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वो गैसेस वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज की तरफ जाएंगी, एंड ये इससे क्या होगा हमारा ट्रोपोस्फेयर में होगी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हम लोग ऑलरेडी वर्टिकल मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे गर्म हवा ऊपर जाती है एंड ठंडी हवा नीचे आ जाती है। सिमिलरली जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में आ जाती हैं। गाइस अभी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट हमारे इक्वेटर पर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पोल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के।
तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे इक्वेटर पर बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स होगी कम। तो क्या होगा कि वो ट्रोपोस्फेयर को ज्यादा अपने पास नहीं रख पाएगा एंड ट्रोपोस्फेयर थोड़ा फैल जाएगा। तो इससे बेसिकली क्या होगा, हमारे इक्वेटर एंड पोल्स पर जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो हो जाएगी डिफरेंट। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि है 14.5 किलोमीटर से नियरली 50 किलोमीटर्स तक। ये बेसिकली सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर ज़्यादा वाटर वेपर्स नहीं होते, यहाँ पर क्लाउड्स भी नहीं बनते, यहाँ पर जो है फ्रिक्शन भी नहीं होती क्योंकि हमारी बिल्डिंग्स इतनी ऊंची भी नहीं होती, माउंटेन्स भी इतने ऊंची नहीं होते। एंड ऑल्सो ये लेयर है जो हमें सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। जैसा कि हमने देखा कि ये फ्रिक्शनल लेयर नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होती, तो हमारे जो भी एयरप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट्स हैं, वो सभी के सभी स्ट्रेटोस्फेयर में ही चलते हैं। नाउ कमिंग टू द थिंग कि ये हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। बेसिकली इसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि बनती है जब भी हमारी यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन पर फॉल करेंगी तो ये ऑक्सीजन को ओजोन में चेंज कर देंगी। गाइस, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 एंड ओजोन का होता है O3। गाइस, ये स्टेबल नहीं होती ओजोन, ये बेसिकली बनती रहती है, डिस्ट्रॉय होती रहती है बिकॉज ऑफ द यूवी रेडिएशंस। एंड हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर प्रेजेंट है पूरी ओजोन की जिसे मेजर किया जाता है डॉप्सन में, एंड ये गुड ओजोन होती है एंड इस लेयर को बोला जाता है ओजोनोस्फेयर। गाइस, 3 तरह की यूवी रेडिएशंस होती हैं, UVA, UVB, UVC। गाइस, यूवी रेडिएशन हमारे लिए बहुत हार्मफुल है क्योंकि अगर सन से आने वाली यूवी रेडिएशंस हमारी स्किन पर पड़ेंगी तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है। अगर प्लांट्स पर पड़ेंगी तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं कर पाते। एंड ऑल्सो हमारे स्किन कैंसर भी हो सकता है, इसलिए हमारे लिए ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, UVA रेडिएशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, इसलिए ओजोन लेयर बेसिकली इनको खुद से पास होने देता है एंड उनका छोटा सा पार्ट ही एब्जॉर्ब करता है या फिर रिफ्लेक्ट कर देता है बैक टू द सन। लेकिन UVB रेडिएशंस कुछ हद तक हमारे लिए वो होती है हार्मफुल। बी से आप याद रख सकते हैं कि ये बेकार ओजोन है, तो बेसिकली UVB थोड़ी सी हमारे लिए हार्मफुल है एंड 50% जो है UV रेडिएशन सन से आने वाली वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है हमारी ओजोन लेयर। अभी आती है UVC, C फॉर क्रिटिकल, मतलब ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है एंड हमारी ओजोन लेयर नियरली 90% को हमारे तक नहीं पहुंचने देती एंड उनको कर देती है रिफ्लेक्ट बैक। तो हमने पढ़ा 3 यूवी रेडिएशंस के बारे में, UVA, UVB एंड UVC। UVA थी अच्छी, UVB थी बुरी एंड UVC थी हमारी क्रिटिकल। एंड हमने पढ़ा कि ओजोन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती, ये बनती रहती है एंड कम होती रहती है। गाइस, अभी ये चीज है कि जैसे हमने ट्रोपोस्फेयर में देखा कि विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, विद हाइट हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर बेसिकली डिफरेंट अमाउंट ऑफ ओजोन एंड सन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड इस फिनोमिनन को बोला जाता है थर्मल इन्वर्जन। नाउ कमिंग टू द थिंग कि ट्रोपोस्फेयर में मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में उतने ज्यादा वाटर वेपर्स नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर कुछ क्लाउड्स बन जाते हैं जो बेसिकली हमारी रेनफॉल के लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल ये प्रेजेंट हैं एंड इन्हें बोला जाता है नेक्रियस क्लाउड्स। नेक्रियस क्लाउड्स एंड इन क्लाउड्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। नाउ कमिंग टू द थिंग कि थर्मल इन्वर्जन क्या होता है। गाइज, जो नॉर्मल फिनोमिना है वो क्या है कि अगर हम लोग हीट सोर्स से दूर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ऑपोजिट चीज हो रही है क्योंकि जो बेसिकली हमारी ओजोन लेयर है उसकी वजह से क्या है कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन डिफरेंट अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रही है। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, ऐसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाता है
एंड इस फिनोमिना को बेसिकली बोला जाता है हमारा थर्मल इन्वर्जन। ये दो लेयर्स में होता है, एक तो होता है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एंड दूसरा होता है थर्मोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में रीजन कुछ अलग है, जैसा कि हमने देखा कि क्योंकि ओजोन बेसिकली डिफरेंट पैटर्न में एब्जॉर्ब हो रही थी, लेकिन थर्मोस्फेयर में उसका रीजन कुछ और है एंड हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड लेयर, दैट इज द मीजोस्फेयर। ये बेसिकली 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये लेयर बेसिकली होती क्या है, इसके यूजेस क्या है। इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है क्योंकि इसके लिए हीट सोर्स होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि उतना गर्म नहीं होता जितनी कि हमारी अर्थ सरफेस होती है। इसलिए यहाँ पर हीट सोर्स जैसे कि वीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ की लेयर का टेम्परेचर भी हो जाता है कम। गाइस, इस लेयर में भी बेसिकली क्या है कि हीट सोर्स हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा एंड यहाँ पर थर्मल इन्वर्जन नहीं होगा, तो यहाँ पर भी होगा नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नॉर्मल लैप्स रेट नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर इवनली नहीं है हीट अप। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि इतना डिग्री टेम्परेचर बेसिकली इंक्रीज होगा इतनी हाइट के साथ। नाउ कमिंग टू द थिंग कि यहाँ पर भी क्लाउड्स प्रेजेंट हैं, जबकि यहाँ पर ज़्यादा वाटर वेपर्स नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर जो भी वाटर वेपर्स होंगे, यहाँ के इतने कम टेम्परेचर होने के कारण वो आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे एंड वो बेसिकली क्लाउड्स बनाएंगे, जिसे हम लोग बोल सकते हैं पोलर मीजोस्फेरिक क्लाउड्स। गाइज, हमने पिछले लेयर में देखा हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में बन रहे थे नेक्ट्रियस क्लाउड्स एंड यहाँ पर बन रहे हैं नॉक्ल्यूसेंट क्लाउड्स। तो हमें पता था कि ट्रोपोस्फेयर में तो बनते हैं, लेकिन हमने इस लेक्चर में एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी कि ये बेसिकली क्लाउड्स हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में भी होते हैं एंड मीजोस्फेयर में भी। गाइज, हमने सोलर सिस्टम वाले लेक्चर्स में देखा था कि जो भी मिट्योर्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं वो बेसिकली बर्न हो जाते हैं एंड जिनकी वजह से हम उन्हें बोलते हैं शूटिंग स्टार्स। तो मीजोस्फेयर ही वो लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे मिट्योर्स के बर्निंग के लिए एंड हमें शूटिंग स्टार्स देने के लिए। नाउ कमिंग टू द थर्मोस्फेयर। गाइज, बेसिकली 85 किलोमीटर से लेकर ऊपर तक जो भी कोई लेयर है उसे बोला जाता है थर्मोस्फेयर। मतलब ये लास्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की एंड इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाती क्योंकि ये बेसिकली कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बनती रहती है, ख़त्म होती रहती है। यहाँ पर भी होता है थर्मल इन्वर्जन। हमने एक और लेयर में पढ़ा था स्ट्रेटोस्फेयर में होता है थर्मल इन्वर्जन। लेकिन यहाँ का बेसिकली थर्मल इन्वर्जन क्यों होता है गाइस? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे हम लोग सन के पास जाते जाएंगे। तो ये लेयर जैसे कि सन के बहुत पास है, तो ऑब्वियसली जहां जो पार्ट एटमॉस्फेयर का हमारे सन के बहुत पास होगा वहां का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द लेयर्स विच आर क्लोज टू द अर्थ सर्फेस। इसका मतलब द टेम्परेचर ऑफ द लेयर्स विच आर क्लोज टू द सन विल बी मोर हीट अप देन द लेयर्स विच आर क्लोज टू द अर्थ सर्फेस। यहाँ पर क्लाउड्स नहीं हो सकते क्योंकि वाटर वेपर्स इतना ऊपर तक नहीं जा सकते। गाइज, इसमें बेसिकली दो लेयर्स होती हैं, एक होती है हमारी आयोनोस्फेयर एंड एक होती है एक्सोस्फेयर। गाइज, एक्सोस्फेयर बेसिकली कुछ नहीं है, ये लेयर कभी बन जाती है कभी खत्म हो जाती है क्योंकि वहां पर सन बहुत पास में है। वहां पर गैसेस कभी इकट्ठा हो जाती हैं एंड कभी बेसिकली क्या होता है वो खत्म हो जाती हैं, कभी वो एक्सपैंड करती हैं एंड कभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब सन की रेडिएशंस हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पर पड़ती है एटमॉस्फेयर के, तो वो आयोनाइज हो जाती हैं। मतलब किसी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कभी किसी पर नेगेटिव चार्ज। मतलब जैसे कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। हमने एक और फिनोमिना देखा कि इन सन रेडिएशंस के कारण बेसिकली हमारी ओजोनोस्फेयर बनती भी है एंड डिस्ट्रॉय भी होती है। इसी तरह से हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनकी बेसिकली हो जाती है आयोनाइजेशन, जिसका मतलब कुछ कंपोनेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड कुछ पर नेगेटिव, एंड इस लेयर को हम लोग बोलते हैं आयोनोस्फीयर।
आयोनोस्फीयर को हम लोग और भी बहुत लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि D लेयर, E लेयर, F1 लेयर, F2 लेयर एंड द लास्ट इज द G लेयर। गाइस G लेयर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिकली कांस्टेंट है ही नहीं। D लेयर इज ऑल्सो नोन एज द डिप्लीशन लेयर। ये लेयर बेसिकली करती क्या है, ये लेयर हमारी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है हमारे अर्थ के सरफेस पर। गाइज इस लेयर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी वेव्स बेसिकली हम लोग नहीं यूज़ कर सकते फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। लेकिन जो हमारी ई लेयर है ये बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करती है एक्स रेज से, जो कि आती हैं सन से। एंड जो इसका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव्स को ट्रांसमिट बैक करती है हमारे अर्थ के सरफेस पर। लेकिन जो लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एफ लेयर, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करती है एंड जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाते हैं। मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी डेटा भेजना है थ्रू द टावर्स, तो हम लोग यूज करते हैं एफ लेयर का। गाइज इसमें दो लेयर्स होती हैं, F1 लेयर एंड द F2 लेयर। एंड रात को क्या होता है, ये दोनों लेयर्स कंबाइन हो जाती हैं एंड एक सिंपल लेयर बन जाती है F लेयर। नाउ कमिंग टू द सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। गाइज कोल्ड एयर हमेशा होती है भारी एंड वो नीचे आने की कोशिश करती है, जबकि हमारी हॉट एयर होती है हल्की, जो कि ऊपर जाने का ट्राई करती है। गाइज जो हमारा नॉर्मल लैप्स रेट है वो बेसिकली होता है 6.5 डिग्री पर किलोमीटर, लेकिन ये मीजोस्फीयर में बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं होता। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि जैसे जैसे हम लोग ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाएंगे तो प्रेशर और जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है, क्योंकि बेसिकली जो हाई मास है एटमॉस्फेयर का वो नीचे वाली लेयर्स में है एंड जो कम मास है वो ऊपर। इसलिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर एंड डेंसिटी कम होती जाएगी। हमारी ओजोन लेयर हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट तो करती ही है, लेकिन यही लेयर है जो ओजोन को भी बनाती है। मतलब यूवी रेडिएशंस खुद ही अपने लिए खतरे को बनाती हैं, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती हैं हमारी यूवी रेडिएशंस, क्योंकि वो ओजोन बना देती हैं ऑक्सीजन से एंड ये ओजोन ही उन्हें अर्थ के सरफेस पर नहीं आने देती, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होती हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज गाइज हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि हम लोग नॉर्मली अगर सोचें तो हमें क्या लगेगा, जो हमारी वेट एयर है वो हल्की होनी चाहिए या फिर भारी। गाइस बेसिकली जो हमारी वेट एयर होती है उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट कम हो जाता है एंड हाइड्रोजन का कंटेंट बढ़ जाता है, और नाइट्रोजन का मास ज़्यादा होता है। इसलिए गाइस आपका परसेप्शन बिल्कुल गलत था एंड हमारी वेट एयर होती है हल्की एज कंपेयर टू द ड्राई एयर एंड यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। गाइस अभी जो बेसिकली हमने पढ़ा कि यूवी रेडिएशंस ही हैं जो इस ओजोन लेयर को बनाती हैं एंड इसको ख़त्म करती हैं, एंड इस नेचुरल प्रोसेस को बेसिकली बोला जाता है ओजोन डिप्लीशन एंड इस होल को बोला जाता है ओजोन होल। एंड इस होल में से जो भी रेडिएशंस यूवी रेडिएशंस हम तक पहुंचती हैं उनसे बेसिकली क्या होता है, प्लांट्स का क्लोरोफिल ख़त्म होता है, फोटोसिंथेसिस कम होती है एंड प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ह्यूमंस में स्किन बर्न होती है, हमारी आईज पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है एंड ऑल्सो इससे होता है स्किन कैंसर। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने देखा कि थर्मल इन्वर्जन बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर में होता है, लेकिन एक्चुअली जब बहुत ठंड होती है सर्दियों में हमारी ट्रोपोस्फीयर में भी थर्मल इन्वर्जन देखा जा सकता है, क्योंकि जब बहुत ठंड होती है एंड सुबह तक क्या होता है, हमारी अर्थ पूरी की पूरी रेडिएशंस जो भी उसने पूरे दिन में एब्जॉर्ब की थी वो पूरी रात में एमिट कर चुकी होती है एंड हमारी अर्थ ठंडी होना शुरू हो जाती है। तो ऑब्वियसली जो भी अर्थ के सरफेस पर ठंडी हवा होगी वो भी ठंडी होगी और ठंडी होगी, लेकिन वो बेसिकली ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमने देखा कि गर्म हवा ऊपर उठ सकती है लेकिन ठंडी नहीं, क्योंकि ठंडी हवा हैवी होती है एज कंपेयर टू द हॉट एयर। तो बेसिकली क्या होगा, हमारे अर्थ के सरफेस के पास टेम्परेचर कम हो जाएगा एंड अपर लेयर्स पर टेम्परेचर होगा ज़्यादा, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज थर्मल इन्वर्जन।
लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में ये प्रोसेस परमानेंट है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में ये टेम्परेरी है। गाइज, इफ यू एंजॉय माई वीडियो एंड अगर आपको कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा हो या फिर आपको कोई बहुत ही अच्छा पॉइंट लगे, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।